अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। गज़ा में जारी क़त्ल-ए-आम के दौरान शुहदा की तादाद 33,000 से तजावुज़ कर गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 62 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इसी दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ कौंसिल में इसराइल को असलहे की फ़रोख्त पर पाबंदी से मुताल्लिक़ पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई करारदाद पर आज बहस होगी। पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई करारदाद के मसौदे में गज़ा में नस्ल कुशी के ख़तरे का हवाला देते हुए इसराइल पर असलहे की पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान ने करारदाद का मसौदा OIC में पेश किया था। करारदाद को पेश करने में बोलिविया, क्यूबा और जिनेवा में फ़लस्तीनी मिशन भी मुश्तरका तौर पर शरीक हैं। करारदाद के मतन में गज़ा में इसराइल की तरफ से वसी पैमाने पर असरअंदाज होने वाले धमाकाखेज़ हथियारों के इस्तेमाल की मज़म्मत करते हुए इसराइल से फ़लस्तीनी इलाक़ों पर कब्ज़े और गज़ा की पट्टी का गैर कानूनी मुहासरा फ़ौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है। अरब लीग की कौंसिल ने करारदाद जारी की है, जिसमें सलामती कौंसिल से मुतालबा किया गया है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बाब हफ्तुम के तहत एक करारदाद मंजूर करे जिसमें इसराइल को गज़ा में जंग बंद करने पर मजबूर किया जाए। अपने मंदूबीन की सतह के इजलास में अरब लीग की कौंसिल ने रफ़ा में किसी भी इसराइली फ़ौजी कार्रवाई से खबरदार किया है। याद रहे कि रफ़ा में 15 लाख के लगभग पनाहगुज़ीन मौजूद हैं। कौंसिल ने इजलास के बाद एक बयान में इस बात की भी तस्दीक की कि रफ़ा पर हमले को मजमूई तौर पर अरब कौमी सलामती पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ऐसा हमला ख़ित्ते में अमन के मौक़े के ख़ात्मे और तनाज़ात के फैलाव का बाइस बनेगा। इस तरह की बात उसमें कही गई है। गुज़िश्ता रोज़ इसराइल ने हमास को जंगबंदी की नई तजवीज़ भेजने की बात करते हुए कहा था कि इसराइल को तवक्को है कि सालिस उनकी इस तजवीज़ को कबूल करने के लिए हमास पर मज़ीद दबाव डालेंगे। और इसी दरमियान हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ने बयान जारी कर वाज़ेह किया है कि हमास मुआहदे के लिए अपनी शराइत पर कायम है, जिसमें मुस्तकिल जंगबंदी और गज़ा पट्टी से दुश्मन का जामे और मुकम्मल इनखिला शामिल है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि इसी तरह तमाम बेघर लोगों की उनके घरों को वापसी, गज़ा में हमारे लोगों के लिए दरकार तमाम इमदाद की इजाज़त, पट्टी की तामीर नौ, नाकाबंदी ख़त्म करने और कैदियों के तबादले का एक बाइज़्ज़त मुआहदा हासिल करना उनके मुआहदे में जो है वो शामिल है। बता दें कि इसराइल और अमेरिका अब हमास को ज़ेर करने के लिए खलीजी ममालिक का ही इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ अब इसराइल और उसके इत्तेहादी गज़ा में अरब अफ़वाज को उतारने की तैयारी में हैं, तो दूसरी जानिब हमास के रहनुमाओं पर भी दबाव डाला जा रहा है कि वो इसराइल के साथ मुआहदा कर लें, वरना उनके लिए कतर की ज़मीन भी तंग हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी जहां इंडिया इत्तेहाद को मजबूत करके बीजेपी को शिकस्त देने का ख्वाब देख रही है, लेकिन खुद उनके पार्टी लीडरान कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। अब एक और कांग्रेस के सबसे ज़्यादा असरदार तर्जुमानों में से एक गौरव वल्लभ ने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा देकर कुछ ही घंटों में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है और कहा कि वो न तो सनातन मुखालिफ नारे लगा सकते हैं और न ही दौलत पैदा करने वालों को दिन रात गाली दे सकते हैं। गौरव वल्लभ कांग्रेस के ऐसे लीडरों में शामिल हैं जो हमेशा बड़े दलाइल के साथ वज़ीर-ए-आज़म मोदी और बीजेपी की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। गौरव वल्लभ ने बीजेपी में शामिल होने से कबल एक ट्वीट किया था और कहा था कि कांग्रेस पार्टी आज जिस सिमत में आगे बढ़ रही है, मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ। गौरव वल्लभ का कहना था कि वो न तो सनातन मुखालिफ नारे लगा सकते हैं और न ही मुल्क के सनअतकारों को गाली दे सकते हैं। उन्होंने लिखा कि मैं कांग्रेस पार्टी के तमाम अहदों और बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाइकआउट के कांग्रेस पार्टी के फैसले पर भी तनकीद की। उन्होंने अपने ख़त में लिखा कि जब वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे तो उन्हें यकीन था कि कांग्रेस मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी है, जहाँ नौजवान दानिश्वर अफराद और उनके ख्यालात की कदर की जाती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में मैंने महसूस किया कि पार्टी की मौजूदा शक्ल नए ख्यालात के साथ नौजवानों के साथ ख़ुद को एडजस्ट करने के काबिल नहीं है। पार्टी का ज़मीनी राब्ता पूरी तरह से टूट चुका है, जो नए हिंदुस्तान की उमंगों को बिल्कुल नहीं समझ पा रही। इस तारीख के बाद उन्हें सबसे अच्छी पार्टी बीजेपी लगने लगी और वो बीजेपी में अब शामिल हो गए। कांग्रेस रहनुमाओं का वैसे बीजेपी में शामिल होना कोई हैरान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से CBI ED काम कर रही है और ख़रीदो फरोख्त का जो दौर चल रहा है, बहुत मुमकिन है कि लोकसभा इंतखाबात तक कांग्रेस और अपोजिशन जमातों पर मुश्तमिल इंडिया इत्तेहाद कहीं तारीख़ का हिस्सा बनकर ही न रह जाए। बहरहाल जो कुछ हो, अब यह आवाम पर है कि वो इस इलेक्शन में क्या फ़ैसला करती है। लेकिन ये भी सवाल अहम है कि EVM और VVPAT को लेकर जो खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं,
ایسے میں کیا عوام کا فیصلہ ہی آخری ہوگا یا پھر EVM اپنے کرامات ظاہر کرے گا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ میرا روڈ تشدد میں 21 مسلم ملزمین 2 ماہ سے زائد عرصے سے قید و بند کی صحبتیں جھیلنے پر مجبور ہیں۔ پہلے مرحلے میں ان میں سے 11 ملزمین کی ضمانت کی عرضی داخل کی گئی تھی اور بحث مکمل ہونے کے بعد 4 دن تک جسٹس دیشپانڈے نے آرڈر بھی لکھوایا مگر ضمانت منظور نہیں کی۔ 4 دن تک فیصلہ لکھوانے سے یہ امید کی جا رہی تھی کہ پہلے مرحلے میں کم از کم 11 ملزمین کی ضمانت منظور ہو جائے گی اور وہ عید الفطر اپنے اہل خانات کے ساتھ منا سکیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ واضح ہو کہ میرا روڈ تشدد میں پولیس کی ایک طرفہ کارروائی میں گرفتار کیے گئے 21 ملزمین قید و بند کی صحبتیں جھیلنے پر مجبور ہیں۔ دفاعی وکلاء کی جانب سے 3 طلباء سمیت 11 ملزمین کی ضمانت کی عرضیاں داخل کی گئی تھی، جس کی سرکاری وکیل کی جانب سے شدید مخالفت کی گئی تھی اور اب ان کی ضمانت بھی منظور نہیں ہوئی ہے۔ اتر پردیش کے غازی پور سے تعلق رکھنے والے معروف مسلم رہنما اور 5 مرتبہ کے ممبر اسمبلی رہ چکے مختار انصاری کا گزشتہ دنوں باندہ جیل میں انتقال ہو گیا تھا۔ مختار انصاری کے انتقال پر ہر طرف سے سوال کھڑے کیے گئے تھے۔ خود اہل خانہ نے سلو پوائزن دینے کا الزام عائد کیا تھا۔ دریاسنا ایک طرف میڈیا اور BJP رہنماؤں نے مختار انصاری کو گینگسٹر اور مافیا کے طور پر یاد کیا، تو وہیں دوسری جانب پوروانچل کے اضلاع میں لوگوں نے غریبوں کا مسیحا کے طور پر یاد کیا، جس پر خوب بحث بھی ہوئی اور عوام نے مختار انصاری سے دلی ہمدردی کا بھی اظہار کیا۔ تو دوسری جانب UP کی یوگی حکومت نے مختار انصاری کی تعریف کرنے اور واٹس ایپ اسٹیٹس لگانے پر کچھ سرکاری ملازمین کے خلاف کارروائی کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اتر پردیش کے 2 پولیس کانسٹیبلوں کے خلاف سوشل میڈیا پر UP کے 5 بار کے سابق MLA مختار انصاری کے حق میں تبصرہ کرنے پر کارروائی کی ہے۔ انصاری کی تدفین کے ایک دن بعد لکھنؤ کے ایک پولیس اسٹیشن میں تعینات پولیس کانسٹیبل فیاض خان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر مختار انصاری کے حق میں کچھ تبصرے کیے اور ان کی موت پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے سوالات اٹھائے تھے۔ ایک اور واقعے میں پولیس لائنز میں تعینات کانسٹیبل آفتاب عالم نے انصاری کے حق میں فیس بک پوسٹ لکھی تھی اور انہیں مسیحا قرار دیا، چنانچہ آفتاب عالم کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے۔ وہی مختار انصاری کی باندہ جیل میں ہوئی موت کے معاملے کی شکایت اب قومی حقوق انسانی کمیشن میں درج کرائی گئی ہے۔ آزاد ادھیکار سینا کے قومی صدر اور سابق IPS افسر امیتابھ ٹھاکر اور رامپور کے سماجی کارکن دانش خان نے پولیس حراست میں ہوئی موت کی جانچ کا مطالبہ کیا ہے۔ سابق IPS افسر امیتابھ ٹھاکر نے اپنی شکایت میں کہا ہے کہ جیل میں بند مختار انصاری نے گزشتہ 19 مارچ کو کھانے میں زہر دینے کی بات کہی تھی، لیکن اس کے باوجود جیل ملازمین اور افسران کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی اور نہ ہی مختار انصاری کے علاج پر توجہ دی گئی۔ انہوں نے مختار انصاری کی موت کی تمام پہلوؤں پر جانچ کرانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ایلن مسک نے جمعرات کو کہا ہے کہ ان کے پلیٹ فارم ایکس نے ہندوستان میں کمیونٹی نوٹس کی خصوصیت کو فعال کر دیا ہے۔ یہ صارف پر مبنی فیکٹ چیک پروگرام ہے جسے ایسے وقت میں فعال کیا گیا ہے جب ملک میں عام انتخابات ہونے والے ہیں۔ ایلن مسک کی ملکیت والے سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے اپنے کمیونٹی نوٹس فیچر کے لیے ہندوستان میں نئے تعاون کرنے والوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے CEO نے لکھا کہ کمیونٹی نوٹس اب ہندوستان میں فعال ہے۔ ملک میں اس کے پہلے تعاون کنندگان آج شامل ہو رہے ہیں اور ہم وقت کے ساتھ ساتھ اس میں توسیع کریں گے۔ کمپنی نے اس فیچر کو سب سے پہلے دسمبر 2022 میں شروع کیا تھا۔ کمپنی کے مطابق کمیونٹی نوٹس کا مقصد ایکس پر لوگوں کو ممکنہ طور پر گمراہ کن پوسٹوں میں حوالہ شامل کرنے کے لیے بااختیار بنا کر ایک بہتر باخبر دنیا بنانا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ کو بدھ یعنی کہ 3 اپریل کو تہاڑ جیل سے رہا کیا گیا۔ راجیہ سبھا MP عام آدمی پارٹی کے دفتر پہنچے، وہاں انہوں نے عام آدمی پارٹی کے کارکنوں سے خطاب کیا۔ اروند کیجریوال کے جیل سے حکومت چلانے کے دعوے پر سنجے سنگھ نے کہا کہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس کو لے کر کہ حکومت کیسے چلائی جائے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ حکومت جیل سے ہی چلے گی۔ جیل مینول میں لکھا ہے کہ کوئی لامحدود خط لکھ سکتا ہے۔ اگر آپ سرکاری خط لکھنا چاہتے ہیں تو آپ عدالت سے اجازت لے سکتے ہیں۔ اب ہم تمام قوانین پڑھ چکے ہیں۔ سنجے سنگھ نے کہا کہ اگر ان کی آواز ملک کے ڈکٹیٹر تک پہنچ رہی ہے تو میں کہوں گا کہ ہم تحریک سے پیدا ہونے والے لوگ ہیں، ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ یہ کیجریوال کا استعفیٰ نہیں مانگ رہے ہیں، یاد رکھنا، یہ کہہ رہے ہیں کیجریوال 2 کروڑ جنتا کا پانی کیوں نہیں بند کرتے، کیجریوال مفت بجلی کیوں نہیں بند کرتے، کیجریوال محلہ کلینک کیوں نہیں بند کرتے، کیجریوال بس کی یاترا فری جو مل رہی ہے اس کو کیوں نہیں بند کرتے۔ ارے ایک چھوٹی سی سرکار، دلی کی کیجریوال کی سرکار اتنی بہترین سرکار ہے، اتنی بہترین سرکار ہے کہ اس کے جواب میں گجرات کے اندر
स्कूल दिखाने के लिए मोदी जी को टेंट का स्कूल दिखाना पड़ा। याद है कि भूल गए? आज कहना चाहता हूं, इनका जवाब देने का वक्त आ गया है। बहुत बढ़िया। मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको भाजपा में शामिल करूंगा। तमिलनाडु के एमके स्टालिन हुकूमत ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तमिलनाडु हुकूमत ने मरकज़ पर कुदरती आफात राहत फंड को रोकने का इल्ज़ाम लगाया है और मुतालबा किया है कि रियासत को उस फंड से रकम जल्द दी जानी चाहिए। एमके स्टालिन की क़यादत वाली डीएमके हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 131 का इस्तेमाल करते हुए अदालत उज़्मा में मुकदमा दाखिल किया है। अर्जी में स्टालिन हुकूमत ने इल्ज़ाम आयद किया कि कुदरती आफात के लिए मरकज़ से मिलने वाली इमदाद रोक दी गई है और वो जारी नहीं की जा रही। साथ ही इसमें तमिल हुकूमत ने हाल ही में आए सैलाब और गर्दाबी तूफ़ान मचोंग से हुए नुकसान के लिए मरकज़ को 37,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इमदाद फराहम करने की हिदायत देने की भी अदालत से गुजारिश की है। इतना ही नहीं, अर्जी में मरकज़ को अबूरी राहत की शक्ल में 2,000 करोड़ रुपए जारी करने की हिदायत देने का मुतालबा भी किया गया है। काबिल ज़िक्र है कि इससे कबल भी कर्नाटक हुकूमत ने भी मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उसने इल्ज़ाम लगाया था कि मरकज़ी हुकूमत खुशहाली की हालत से निमटने के लिए उसे माली इमदाद नहीं दे रही। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुबैना शराब पॉलिसी घपले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की उस अर्जी पर बुध को अपना फैसला महफूज कर लिया है जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था और अबूरी राहत की मांग की थी। बता दें कि केजरीवाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। इससे पहले 1 अप्रैल को राउज़ एवेन्यू में वाक़े कावेरी बावेजा की खुसूसी अदालत ने मुतल्लिक़ा फ़रीक़ों के दलाइल सुनने के बाद केजरीवाल को अदालती तहवील में भेजने का हुक्म दिया था। मिस्टर केजरीवाल पहले लीडर हैं जिन्हें वज़ीर आला के तौर पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद तफ्तीश एजेंसी की तहवील में उन्हें भेजा गया और फिर उन्हें जेल भेज दिया गया। ईरान की जानिब से दिमश्क में ईरानी कॉन्सुलेट पर इसराइली हमले का बदला लेने के ऐलान के बाद इसराइल ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट कर दिया है। खौफज़दा इसराइल ने बयान जारी कर कहा है कि वो अपने फ़ज़ाई दिफाई यूनिट को बेहतर बनाने के लिए मज़ीद रिज़र्व फोर्स को बुला रहा है। ये वादे नहीं है कि ईरान कब और कैसे जवाब देगा, लेकिन इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि इस बार हिज़्बुल्लाह या हूसियों के बजाय ईरान से बराह रास्त मिसाइल हमले हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि ईरान के पास तवील फासले तक मार करने वाली मिसाइल मौजूद हैं जो इसराइल तक पहुँचने की सलाहियत रखते हैं। गुज़िश्ता रोज़ ईरानी सिफारत खाने पर हमले के बाद ईरान ने इसराइल को नताइज भुगतने की धमकी दी थी और कहा था कि उसे सज़ा देने का वक्त आ गया है। वहीं ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा था कि ईरानी सिफारत खाने पर हमला इसराइल को गज़ा में उसकी आने वाली शिकस्त से नहीं बचा सकेगा। तो नाज़रीन, खबरें मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrokhabar.com की तरफ कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।